मैम जनरल एप्टीट्यूड मतलब मेरा सो सो है, जैसा सारे बायो वाले बच्चों का होता है। और नोट्स आपने बनाए थे खुद से या फिर जो मैं नोट्स प्रोवाइड करती थी वही आपने रेफर किए थे? जो आप क्लास के बाद पीवाईक्यूज करवाते थे, तो वो एनी विच वे जितनी बार आप नोट्स रिवाइज कर रहे हो तो आपके वो पीवाईक्यू साथ साथ में रिवाइज हो ही रहे हैं। तो मैम वो डेफिनेटली। एक्चुअल में 75 क्वेश्चन होते ही नहीं है, वो कम करते करते 50 पे आ जाते हैं। एंड मैम एक चीज जो मैं एक्स्ट्रा यहाँ ऐड करना चाहूंगी कि मैं जैसे जो भी पढ़ती थी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज मेरे साथ मेरी एक स्टूडेंट है आशिता, जिन्होंने CSR नेट जून का जो एग्जाम था उसमें AIR 80 लेकर आए हैं JRF कैटेगरी में। सो कॉन्ग्रेचुलेशन आशिता फॉर दैट। थैंक यू सो मच मैम। आशिता, आप अपने बारे में बताना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने क्या किया है, BSc कहाँ से की, MSc कहाँ से की है, ये सब आप बताना चाहोगे? सो मैम मैं लोकली जो हूँ राजस्थान में, सिरोही डिस्ट्रिक्ट है, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। एंड मैंने अपनी ग्रेजुएशन जयपुर से की है, महारानी कॉलेज। देन आई हैव परस्यूड मास्टर्स आल्सो फ्रॉम जयपुर। एंड इस साल फिर मैंने अटेम्प्ट दिया। सो आपने MSc के बाद अटेम्प्ट दिया या ड्यूरिंग योर MSc आपने दिया? नहीं मैम, मेरा एमएससी मतलब रिजल्ट वाज अवेटेड। एक्चुअली मेरी बीएससी के बाद मैंने 2 साल ड्रॉप लिया था। अच्छा। आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट सर्विसेज। तो उसमें फिर एमएससी में ड्रॉप हो गया, तो फिर मैंने एमएससी इस साल मतलब आई थिंक 2022 में मैंने एमएससी स्टार्ट करी थी। और 24 में मेरा रिजल्ट अवेटेड था, उसी के साथ आई प्रिपेयर्ड फॉर जेआरएफ। ओके। सो क्यों सोचा, मतलब आप स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे थे, फिर CSR के बारे में क्यों सोचा? Ma'am, actually, I would like to thank you only here because I was preparing state PCS के लिए। एंड ये प्रोसीजर काफी मतलब लंबा रहता है। एक तो गैप काफी होता है इंटरव्यू और आपके मेंस में। एंड देन फिर सबको थोड़ी सी करियर सिक्योरिटी चाहिए होती है। देन आई केम अक्रॉस योर वीडियो यूट्यूब पे, जिसमें आपने बता रखा है कि हाउ आई क्रैक्ड दिस एग्जाम इन 4 मंथ। तो मैम वो आपका सबसे फर्स्ट इनिशियल वीडियो था, वो देखा मैंने। तो एंड मैंने काफी, मेरा जूलॉजी में बैकग्राउंड अच्छा था, कॉलेज में भी आई डिड वेल, मास्टर्स में भी आई डिड वेल। तो फिर मेरे फ्रेंड्स ने भी सजेस्ट किया कि इसको ट्राई करके देख ले, स्टेट पीसीएस तो कर ही रही है, ये कर ले, क्या पता यहाँ हो जाए। देन आई केम अक्रॉस योर वीडियो। फिर मुझे एक पता नहीं, कभी कभी होता है ना, सेंस ऑफ रिलेटेबिलिटी फील हुई वो वीडियो देख के, तो आई टुक दैट डिसीजन कि अब एक काम करती हूँ, मैं ये देख लेती हूँ। तो इसीलिए आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। एंड आपने बंसल बायोलॉजी ज्वाइन किया था, सेल्यूलर बैच आई गेस यू हैव ज्वाइन। सो उसके पीछे कोई रीजन था, आपने बंसल बायोलॉजी क्यों ज्वाइन किया? एक्चुअली मैम मैंने वो वीडियो देखा था, तो उसमें आपने बुक्स कुछ सजेस्ट करी थी, तो मैंने वो परचेज कर ली थी बुक्स। एंड मैंने सिर्फ आप पे ही रिलाई किया ना, आप ही का टॉपर टॉक भी देखा था। हम्म। तो मैं वो बुक्स ले तो आई, बट वो बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए कॉम्प्रिहेंड करना। हम्म। तो 1 डेढ़ महीना तो मतलब मैंने उन बुक्स में बहुत अपना सर मारा, बट मुझे समझ में नहीं आया कुछ भी। मतलब थोड़ा काफी मुश्किल हो रहा था। तो फिर आप ही का बैच, मैंने आपके अन अकेडमी के कुछ वीडियोस देखे थे, कुछ वीडियोस देखे थे। हम्म। तो फिर मुझे पता चला कि आपने अपना भी कुछ स्टार्ट करा हुआ है। एंड उसमें आप कोर्सेज ले रहे हो। तो मुझे वो इंट्रीग किया काफी ज्यादा कि टाइम भी कम है, एंड मैम का एक्सप्लेनेशन मुझे अच्छा भी लगता है, तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। तो मैम वो ऑनलाइन ही देखा था मैंने, जो आपका हाँ। देखा था। अच्छा। सो इसलिए आपने सोचा कि बंसल बायोलॉजी ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब आपकी प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। आशिता, कि आपने जब अपनी प्रिपरेशन की थी तो कितनी यूनिट्स टारगेट की थी, जनरल एप्टीट्यूड भी टारगेट किया था क्या? यस मैम। मैम जनरल एप्टीट्यूड मतलब मेरा सो सो है, जैसा सारे बायो वाले बच्चों का होता है। तो तो थोड़ा सो सो ही था। बट हाँ, मैंने उसकी कुछ कुछ चीजें प्रिपेयर करी थी। हम्म। उसमें भी जो इजी टॉपिक्स होते हैं उनको देखा था, जैसे जो जल्दी जल्दी हो जाए, जिनमें आपको बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं लगाने पड़ते। तो वो मैंने किया था। एंड यूनिट्स में मैम मैंने स्पेसिफिकली जो टूल्स एंड टेक्निक वाली यूनिट है, उसमें से वो टॉपिक्स किए थे जो आपने बताए थे। आपने ट्रेंड एनालिसिस वीडियो बताया था, तो उसमें टूल्स एंड टेक्निक्स वाले में मैंने वही किए थे। एंड यूनिट 12 जो है मैम, मैंने वो छोड़ी थी। हम्म। उसके अलावा मोटी मोटी सारी यूनिट्स देखी थी। एंड मेजरली अगर पूछे बहुत अच्छे से जो यूनिट्स की है, वो 10 यूनिट की थी मैंने। मेजरली 10 यूनिट की थी। तो यस। आशिता, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था CSI नेट के लिए? यस मैम, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और आपकी कितने महीने की प्रिपरेशन थी? मैम मेरी 3 महीने, 3 साढ़े 3 महीने की प्रिपरेशन थी। तो 3 साढ़े 3 महीने में आपने CSI नेट इतने अच्छे रैंक से क्लियर किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। सो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ आशिता, जब आप मेरी क्लासेस देखते थे तो लाइव क्लासेस देखते थे या रिकॉर्डेड क्लासेस देखते थे मेरी?
मैम मैं रिकॉर्डेड देखती थी क्योंकि मैंने आपका बैच जो है आई थिंक वो पहले चालू हो गया था, बट मैंने मार्च में ज्वाइन किया था। हम्म। और जो भी आपने जब तक रिकॉर्ड करके रखी हुई थी क्लासेस, पहले मैंने वो सारी यूनिट्स करी। हम्म। एंड तब तक जो आपके लाइव में भी जो रिकॉर्ड हो जाती थी बाद में, मैं बाद में देखती थी। थोड़ा 1.5x या 1.75x पे रख के देखती थी, ताकि टाइम कम लगे उसमें, एंड फिर मैं रिवाइज करने के लिए ज्यादा टाइम दे पाऊँ, इसीलिए। और नोट्स आपने बनाए थे खुद से या फिर जो मैं नोट्स प्रोवाइड करती थी वही आपने रेफर किए थे? मैम आपके नोट्स मतलब इतने सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, उसमें मुझे वापस नोट्स बनाने का पॉइंट नहीं लगा। उन्हीं को बार बार रिवाइज करती रही मैं, तो मुझे अपने नोट्स बनाने की जरूरत नहीं लगी, एंड टाइम भी काफी कम था। टाइम काफी कम था एक्चुअली, 3 महीने में 10 यूनिट करना, उसको रिवाइज करना, Yes, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, इट्स अ बिग डील। सो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी आशिता, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या करते थे आप? खुद से आपने कोई बुक परचेज की थी, खुद से आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे या कैसे करते थे? मैम जो क्लास में रिकॉर्डिंग में ही पीछे आप PYQs करवाते थे, और फिर जैसे फॉर एग्जांपल मेरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कंप्लीट हो गई, तो ठीक है। मैं उसको किसी भी PYQ वाली बुक से, कैटलिस्ट वाली यूज करते हैं, कोई सी भी PYQ वाली बुक से उससे मैं क्वेश्चन लगा लिया करती थी। हम्म। एंड उसमें भी मैं मतलब 2013 तक के, क्योंकि आपने बोल रखा था 2013 से पहले के तो देखने का पॉइंट नहीं है, तो हम्म। 2013 तक के मैं उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया करती थी। फिर जो क्वेश्चंस मुझसे नहीं बनते थे उनको मैं सर्कल कर लेती थी। अच्छा। तो सेकेंड रीडिंग जो मेरी होती थी उसमें फिर मैं वो एनसर्कल्ड क्वेश्चन ही देखती थी जहां पे मुझसे कुछ गड़बड़ हुई, और हम्म। कुछ एक्स्ट्रा इन्फो है तो उनको मैं नोट्स में ही अपडेट कर देती थी। अच्छा ठीक है, और बाकी जो मैं लास्ट में करवाती हूँ हर लेक्चर के लास्ट में, तो आप वो कर लेते थे? मैम एक्चुअली जो आप क्लास के बाद PYQs करवाते थे, तो वो एनी विच वे जितनी बार आप नोट्स रिवाइज कर रहे हो तो आपके वो PYQ साथ साथ में रिवाइज हो ही रहे हैं। हम्म। एंड उसके अलावा आपने अगर खुद के लिए कुछ काम इजी कर रखा है, सर्कल वगैरह कर रखा है, तो वो बहुत कम हो जाता है एंड में आते आते। डेफिनेटली। सो आशिता, आपने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी सब पे ध्यान दिया था या फिर किसी सेक्शन पे फोकस किया था? जैसे इस बार CSR का अगर आप पेपर देखोगे तो एनालिटिकल क्वेश्चंस अब स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो इन सब चीजों को आपने कैसे टैकल किया था? मैम जैसे मेरा ये ऑब्जर्वेशन था, एंड आपने भी बताया था, सेक्शन सी में कितने भी एनालिटिकल क्वेश्चन आ जाए, बीच बीच में CSIR कुछ क्वेश्चन ऐसे फंसा के देता है जो आपसे बनते हैं, हम्म। और वो आपका उस वक्त मेंटली आपको यही टेस्ट कर रहा होता है कि आप उन क्वेश्चंस को पकड़ पा रहे हो या नहीं पकड़ पा रहे हो। तो आई थिंक वहां पे टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जिसने अपनी फर्स्ट रीडिंग काफी अच्छे से कर ली है सेक्शन सी की, तो वो उसमें से क्वेश्चन जो है वो फिगर आउट कर सकता है कि ये इजी इजी क्वेश्चन है। जैसे मैम मेरा मॉर्निंग शिफ्ट था, तो मुझे याद है आराम से ऐसे 25 क्वेश्चंस थे जो बड़े इजीली हो जाते हैं, और जिनमें मतलब आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। तो हम्म। मैम ऐसे क्वेश्चंस बस ढूंढने हैं, जो बहुत ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चंस है उन पे अपना टाइम वेस्ट ही नहीं करना है। ठीक है। सो मतलब अभी जैसे मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड भी करती हूँ, मैंने आपके बैच को भी रिकमेंड किया था कि आप पहले 75 क्वेश्चंस देख लो, फिर आप 25 क्वेश्चन चूज कर लो। अब इसमें बच्चे जो मेरे को रिस्पॉन्ड करते हैं, मैम इतना टाइम कहाँ होता है कि हम 75 क्वेश्चन देख लें, हाँ ऐसे कैसे हम 25 चूज कर लें? तो आप थोड़ी स्ट्रैटेजी बताइए कि किस तरीके से आपने किया था। मैम इसमें यही होता है कि मैं मतलब स्टूडेंट पर्सपेक्टिव ये बता सकती हूँ वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम कोई क्वेश्चन देखते हैं ना, हम उस पर स्टिक कर जाते हैं। जैसे मुझे इतनी प्रैक्टिस से पता चल गया था कि सेक्शन सी में टूल्स एंड टेक्निक वाले क्वेश्चन है मुझसे नहीं हिलेंगे, तो मुझे उनके क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस भी नहीं करना है हम्म। पढ़ने में। हम्म। तो आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट दैट। तो टूल्स एंड टेक्निक के क्वेश्चन आते थे, मैं ऊपर ऊपर से उनको पढ़ लेती थी, और मुझे लगता था कि ये नहीं होंगे तो मैं जल्दी से स्किप करती थी। हम्म। पर जैसे जेनेटिक्स है, डेवलपमेंटल बायो है, सेल बायो है, ये मेरी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स थी। तो मुझे पता था कि इनके क्वेश्चंस मुझे अच्छे से पढ़ने हैं, और हम्म। इनको पूरा ट्राई करना है कि ये मुझसे हो। हम्म। मैम जैसे एनिमल फिजियो है वो भी छोड़ने की होती है, तो आप उनमें सेक्शन सी के क्वेश्चंस में अपना टाइम वेस्ट मत करो, उनको तो सीधा ही आप स्किप कर दो। अगर आपने वो पढ़ा नहीं है तो बहुत मुश्किल है कि आपसे वहां पे क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर आप उसको लेके सॉर्टेड हो ना, कि आपने अपनी ये यूनिट्स टारगेट कर रखी है और आपने इनको बहुत अच्छे से कर रखा है, तो आपका वैसे भी काम इजी हो जाएगा कि जो यूनिट्स नहीं पढ़ी है उनके तो क्वेश्चन देखने भी नहीं है आपको। तो डेफिनेट। मैम वो एक्चुअल में 75 क्वेश्चन होते ही नहीं है, वो कम करते करते 50 पे आ जाते हैं। तो 50 में से तो आई थिंक 25 क्वेश्चन कोई भी निकाल सकता है। सो आशिता, आपने सेक्शन सी में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे अपने जब आप पेपर दे रहे थे? मैम मैंने पूरे 25 लगाए थे, एंड मेरे आई थिंक 22 सही थे।
22 सही थे, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है 25 में से अगर आप 22 सही कर रहे हो, सो दैट्स अ गुड नंबर। सो इसके अलावा आपको ऐसा लग रहा है कि जब आपने प्रिपरेशन की थी तो कुछ मिस्टेक्स की थी जो आप बताना चाहोगे कि यार मैंने की थी, तुम लोग मत करना ये मिस्टेक्स, ऐसी कोई मिस्टेक्स थी? यस मैम, इनिशियली 1 डेढ़ महीना जो मैंने वेस्ट किया था, मैं मतलब वो रोक सकती थी अगर मुझे सही गाइडेंस मिल जाता। तो एक तो गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, तो अपने टीचर की सुनो, मतलब उनको ब्लाइंडली फॉलो करो। मैं कहूंगी जो टीचर बोल रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता है, अगर टाइम कम है तो जो टीचर बोल रहा है वो बहुत एक्सपीरियंस से बोल रहा है, तो उनको फॉलो करो। नंबर 2, मैं ये कहूंगी कि फोमो अपने अंदर से निकालो, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ जो ये क्वेश्चन को लेके जो साइकी आ रही है ना कि 75 की 75 देखने पड़ते हैं, वो इसीलिए आती है क्योंकि हम कोशिश करते हैं हम सारी यूनिट्स कर लेते हैं। तो सारी यूनिट्स करने के पीछे नहीं भागना है, अपनी स्ट्रेंथ को और अच्छा करना है, और जो कम है, वीकनेस है, जो मतलब जहां से क्वेश्चन नहीं बैठते उन पे ट्राई भी नहीं करना है। तो आपका टाइम दोनों तरीके से बचेगा, एग्जाम हॉल में भी बचेगा और प्रिपरेशन के टाइम पे भी बचेगा। तो मैम मेजरली तो मेरा यही रहेगा, तो टाइम मैनेजमेंट का कभी इशू आएगा ही नहीं अगर ये चीज किसी ने अपनी काम कर ली तो। एंड अपने मेंटोर को ब्लाइंडली फॉलो करो, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, उनके पास बहुत एक्सपर्टीज होती है, बस वो जो कह रहे हैं वैसा कर लो, फोमो निकाल दो। सो आशिता, ये जो 3 महीने थे आपके पास बहुत कम टाइम था, तो इन 3 महीने में आपने कैसे प्रिपरेशन की, टाइम मैनेज कैसे करते थे, लेक्चर्स कब देखते थे, कब नोट्स रिवाइज करते थे, ये सब कैसे मैनेज किया? मैम जैसे मैं इनिशियली स्टार्ट करती थी डे अपना आपके लेक्चर्स देखने से, जैसे मैं अभी जो यूनिट कर रही हूँ उसको मैं पहले कंप्लीट कर लिया करती थी, डेवलपमेंटल बायो है या कोई सी भी यूनिट है, वो करने के बाद उसमें मेरा मेजोरिटी ऑफ द डे चला जाता था। फिर शाम का जो टाइम रहता था, दिन से लेके शाम तक का जो टाइम रहता था, उसमें मैं आपने जो भी पीपीटीज देते थे आप उनको रिवाइज करती थी। एंड टारगेट सेट कर लेती थी कि जैसे इस वीक में मुझे ये 2 यूनिट्स या 3 यूनिट्स जो है इनको तो कंप्लीट करना ही है। तो मैम वही रहता था, लेक्चर देखना है, उसके पीवाईक्यू जो आपने करवा रहे हो वो सॉल्व करना है, फिर डेली उसके जो नोट्स है उनको रिवाइज करके सोना है, एंड वीक में जब भी वो यूनिट कंप्लीट हो जाए उसके पीवाईक्यू लगाने हैं। तो मैम यही साइकिल चलती थी, और ये टाइम धीरे 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 फिर कम होता रहता है जैसे आपकी रिवीजन की साइकिल बढ़ती रहती है। एंड मैम एक चीज जो मैं एक्स्ट्रा यहाँ ऐड करना चाहूंगी कि मैं जैसे जो भी पढ़ती थी उसको रात को जरूर रिवाइज करके सोती थी, मतलब जैसे शाम में जो भी मैंने नोट्स भी पढ़े हैं उनको वापस रात को रिवाइज करके ही सोती थी। तो आई यूज टू मेक श्योर, और नेक्स्ट डे भी नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो पहले दिन पढ़ा है उसको वापस एक बार घुमाने की कोशिश जरूर करती थी। मतलब रिवीजन पे आपने काफी फोकस किया। मैं स्टूडेंट्स को यही हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि रिवीजन करो, आप न्यू चीजों पे भागोगे, वही फोमो वाली बात, स्टूडेंट्स नई चीजों पे भागते हैं, Yes, जो रिवाइज करना है वो करते नहीं है, और क्वेश्चन डायरेक्ट आता है उसको नहीं कर पाते। जी मैम, एक्चुअली यहाँ पे आई थिंक जो मेक और ब्रेक होता है वो यही पॉइंट होता है। एंड ये भी मुझे भी मतलब इवेंचुअली धीरे धीरे समझा था कि रिवीजन ही की है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो रिपीट भी होते हैं, और सेट टारगेट है, मतलब कितना भी पेपर सीएसआईआर टफ बना दे, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे हर साल कुछ ना कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो आप क्लास में बताते भी हो, बट अगर वो रिवाइज नहीं किया हुआ है आपका तो उस टाइम पे आपसे क्रैक नहीं होंगे। पर और अगर आपने रिवाइज करा हुआ है तो आप बहुत अच्छे से उनको कर जाओगे, तो आपका टाइम एनी विच वे बच जाएगा काफी ज्यादा। साशिता, जो आपका एग्जाम था वो 1 महीने पोस्टपोन हुआ था, और बहुत एंड टाइम पे सीएसआई ने बताया कि हम पोस्टपोन कर रहे हैं। सो उस चीज को आपने कैसे लिया, आपको वो कैसे हेल्प किया कि आप 1 महीने में आप क्या कर सके, आपने उसे कैसे पॉजिटिव में लिया? क्योंकि इस बार भी सीएसआर दिसंबर की जगह फेब में हो रहा है, तो स्टूडेंट जरूर जानना चाहेंगे कि उस टाइम पे आपने क्या किया था। यस मैम, मैम हाँ जैसे आपने बताया कि एंड टाइम पे एकदम से मतलब बम फोड़ दिया था सीएसआईआर ने कि अब एग्जाम नहीं हो रहा है, बट मेरा काफी ज्यादा इंटेंसिव रिवीजन हो गया था, तो मैं उस दिन तो काफी डिसहार्टन हुई थी। बट फिर मुझे मेरे फ्रेंड्स ने अगेन थोड़ा सा मोटिवेट किया कि ये तो तेरी गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी है कि अच्छा है तुझे टाइम मिल रहा है रिवाइज करने का। फिर मैम आपका भी वीडियो आया था कि अब ये कैसे डील करना है, कि आपको वही करना है, कोई नए यूनिट्स नहीं उठाने हैं उस टाइम पे, आपने जो पढ़ रखा है आप उसी की रिवीजन साइकिल वापस, बहुत बोरिंग काम है पर आपको वापस उन्हीं चीजों को रिवाइज करना है। अगर कोई पीवाईक्यू टॉपिक्स आपने छोड़ रखे हैं या पीवाईक्यूज अच्छे से नहीं कर पाए हो तो आप उनको बहुत अच्छे से कर लो। तो जो आपने डे वन पे या फिर जब भी आपने अपनी जर्नी के टाइम पे अपना जो प्लान चॉकआउट किया था उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस मत लाओ। मैथ्स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो आप, हाँ ये आप जरूर कर सकते हो, तो आपको मैथ्स में इजी हो जाएगा। उसके अलावा मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप अपने प्लान में कोई चेंज करो या फिर कोई एक्स्ट्रा यूनिट आप पढ़ लो। एक आधा टॉपिक्स आप देख सकते हो कि कुछ आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, आपसे मिस आउट हो गया, बट मेजरली आप उन्हीं चीजों पे फोकस करो जो आप अभी तक करते आए हो।
और उन्हीं को बार बार रिवाइज करो। एंड इनफैक्ट ये तो अच्छा टाइम मिल गया आपको कि सेम चीजें आपको वापस पढ़ने का टाइम मिल रहा है, तो वहां आपका एग्जाम में टाइम और कम लगेगा क्वेश्चंस में। सो आशिता, आपने मार्च में हमारे साथ ज्वाइन किया था बंसल बायोलॉजी को, और जुलाई तक का आपका पूरा सफर था, अगले जुलाई में एग्जाम हुआ। सो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि मेरे साथ बंसल बायोलॉजी के साथ आपका पूरा सफर कैसा रहा, लेक्चर्स में, टेस्ट सीरीज में, नोट्स में, प्रैक्टिस सेशन में, सब में आपका कैसा सफर रहा? मैम काफी स्मूथ था। मतलब जेनेटिक्स जैसे टॉपिक हो गए या फिर डेवलपमेंटल बायो जैसे टॉपिक हो गए, तो वो आप अगर बुक से पढ़ने जाओ तो नहीं समझ में आता, बट मैम जैसे पढ़ाती है, मैम थोड़ा सा बीच बीच में मजाक भी कर लेती है। यूनिक स्टाइल है मैम का पढ़ाने में, तो क्या है वो थोड़ी मोनोटनी ब्रेक हो जाती है पढ़ते पढ़ते, जो मोनोटनी जो आ जाती है। फिर मैम उससे इजी होता है। सबसे अच्छी चीज होती है कि पीवाईक्यूज मैम पीछे ही ऐड कर लेती हैं, तो आपको अगर आप बहुत ज्यादा पीवाईक्यू नहीं भी कर पा रहे हो और सिर्फ मैम के लेक्चर वाले भी करके जाते हो, तब भी आप बहुत अच्छी पोजीशन में होते हो। और मैथ्स भी इंक्लूडेड होता है, तो आप मैथ्स के सेशंस भी देख सकते हो, उसकी भी रिवीजन क्लासेस होती हैं। तो काफी काफी ज्यादा स्मूथ रहता है। और टिपिकल टॉपिक्स के लिए तो मैं सजेस्ट करूंगी कि गाइडेंस होना ही होना चाहिए, ताकि आपका टाइम कम से कम लगे। डेफिनेटली। सो एग्जाम हॉल में जब आप थे, 3 घंटे आपके पास थे आशिता, तो उसमें आपने टाइम मैनेज कैसे किया? बिकॉज सबसे बड़ा ये होता है कि बच्चों का पेपर छूटता है, बिकॉज सेक्शन से इतना बड़ा है, छूटता है, तो उस पे आपने पहले से कोई मॉक सॉल्व किए थे, और आपने कैसे उस टाइम पे 3 घंटे मैनेज किए थे? मैम इसमें एक्चुअली मॉक्स तो इतने मैं नहीं दे पाई थी क्योंकि टाइम कम था, बट मेरा शायद स्टेट पीसीएस वाला जो हल्का सा उसमें जो एक्सपीरियंस था वो वहाँ काम आ गया। बट फिर भी काफी डिफरेंट है पेपर तो। इसमें मैम इसमें यही रहता है कि मैंने जो पॉइंट नोट किया है कि सबसे पहला अगर आपका रिवीजन ठीक ठाक है तो आपकी स्पीड हल्की सी ठीक रहती है। एंड अगर ये प्रॉब्लम है अगर किसी के साथ, चलो रिवीजन आपका इतना अच्छा नहीं भी है, तब भी सेक्शन सी है। जैसे सबसे पहले मैंने सेक्शन सी से स्टार्ट किया था, उसमें सबसे पहले मैंने कोशिश, मेरा ये था टारगेट कि 50 मिनट्स के अंदर अंदर मैं एटलीस्ट सेक्शन सी को एक बार घुमा दूं। तो मुझे याद है 50 मिनट्स हो गए थे एंड मैं सारे क्वेश्चंस नहीं देख पाई थी, पीछे के क्वेश्चंस बाकी थे। बट क्योंकि मैंने खुद से प्रॉमिस कर रखा था कि 50 मिनट्स के बाद आई विल स्विच टू सेक्शन बी, तो मैं सेक्शन बी पे चली गई, खुद को ये कह के कि मैं वापस आऊंगी इस पे। तो सेक्शन सी में उस टाइम पे आई थिंक मेरे कुछ 12 या 15 क्वेश्चंस बने थे, इफ आई रिमेम्बर। तो मैं 50 मिनट्स के बाद सेक्शन बी पे वापस आ गई। सेक्शन बी थोड़ा सा जल्दी हो गया था, आई थिंक सेक्शन बी में हमारे क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, तो मेरा वो काफी जल्दी हो गया। उसमें आई थिंक मैंने 27 क्वेश्चन किए थे, वो मेरा जल्दी जल्दी हो गया। फिर मैं वापस सेक्शन सी पे गई, फिर मैंने पीछे के जो क्वेश्चंस थे उनको गो थ्रू किया। एंड मैम फिर लास्ट का जो टाइम था, तो इसमें भी मेरे इसके सेकेंड रीडिंग के बाद भी मेरे सेक्शन सी के ऑलमोस्ट मैं आई थिंक 22 या 23 क्वेश्चन कर चुकी थी। एंड मैंने सोचा था कि शायद मैं इतने ही कर पाऊंगी और मुझसे नहीं बनेंगे आगे। फिर मैं मैथ्स पे स्विच कर गई। तब आई थिंक लास्ट के 40 मिनट्स बाकी थे, तो 40 मिनट्स में मुझसे मैथ्स के 7 क्वेश्चंस हुए। बाकी और तो नहीं हुए, 7 क्वेश्चन हुए, तो मैंने वो 7 अटेम्प्ट किए। एंड उसके बाद फिर वापस कुछ टाइम बच गया, तो मैं वापस सेक्शन सी पे आई और मुझे एक क्वेश्चन में कुछ एलिमिनेशन मिल गया, तो वो ऐसे करके मेरे 25 क्वेश्चंस हो गए। ओके, ग्रेट। सो आशिता, आपके कितने मार्क्स बने थे? आपको याद है? आपने कैलकुलेट किए थे आपके कितने मार्क्स बने थे? मैम मेरा 133 था स्कोर। 133 स्कोर था। ओके, वेरी गुड। आशिता, अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आप क्या सोच रहे हैं? आप स्टेट पीसीएस की तरफ जाने का सोच रहे हैं, पीएचडी की तरफ जाने का सोच रहे हैं, या फिर कुछ और सोच रहे हैं? मैम करंटली तो अभी मेरा फोकस पीएचडी पे ही रहेगा। तो आई एम गिविंग एक्टिवली गिविंग एंड ट्राइंग कि मेरा अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो मैं अभी तो फिलहाल तो इसी में परस्यू करूंगी। एंड अभी एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम दिया है मैंने, तो उसका भी इंटरव्यू शेड्यूल्ड है। तो आई विल गिव दैट एग्जाम ऑल्सो, राजस्थान का ही। सो मैम अभी तो इसी लाइन में फोकस करने पे है मेरा ध्यान। और आशिता, आपको कभी जब प्रिपरेशन में थे आप, तब आपको डीमोटिवेटेड सा फील होता था कि यार इतना सारा है, मुझे 3 महीने में करना है, ऐसा डीमोटिवेटेड लगता था, तो क्या करते थे आप? मैम ये तो बहुत बार आता है, एंड स्पेशली जब मैं, क्योंकि मेरे पास तो पास्ट का भी बैगेज था, क्योंकि मैं स्टेट पीसीएस दे रही थी, तो काफी टाइम से पढ़ाई पे ही मतलब पढ़ाई 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 था। तो हाँ, काफी टाइम ऐसा होता था कि लोनली भी लगता है, मोनोटनी भी लगता है, काफी बोर्डम भी लगता है। बट यही है कि मैम वो जब भी लगता था तो मैं उस टाइम पे ब्रेक ले लिया करती थी, छोटा सा ही सही, आधे घंटे का ही सही, बट मैं ब्रेक ले लिया करती थी ताकि वो थॉट्स ब्रेक हो जाए और मैं वापस जब भी आऊं रेजुविनेट होके, तब अच्छे फ्रेश माइंडसेट से आऊं। तो या तो घर पे बात कर लेती थी,
मम्मी से या फिर मेरे दोस्तों से बात कर लिया करती थी, या फिर मैं कुछ वीडियो वगैरह देख लिया करती थी। पर मैं उस टाइम पे तुरंत उस थॉट को ब्रेक करने के लिए ब्रेक ले लिया करती थी और फिर वापस आ जाया करती थी अच्छी एनर्जी के साथ। सो सोशल मीडिया भी तुमने उस टाइम बंद कर रखा था? बिकॉज मैं स्टूडेंट्स को जनरली सजेस्ट करती हूँ कि जितना सोशल मीडिया हो सके उसको बंद करें। मैंने खुद ने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे पूरा बंद कर दिया था। तो आपने कुछ ऐसा किया था सोशल मीडिया के साथ? यस मैम, आई वॉज टोटली कट फ्रॉम इंस्टाग्राम। और मतलब मैं इतनी एक्टिव कभी थी भी नहीं और इस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि स्पेशली जब आप लो फील कर रहे हो तो इंस्टा आपको अच्छा तो फील नहीं कराता और लो ही फील कराता है। एंड इट गिव्स यू फोमो कि बाकी सब एवरीवन इज डूइंग दिस दिस दिस, और आप तो मैम नहीं, वो डिस्ट्रैक्शंस तो मैं कट ही रखती थी। और आशिता, अब जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल जून 2025 के लिए, दिसंबर 2025 के लिए जो प्रिपेयर करने की आएंगे, या फिर जो फेब के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सबको आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? यस मैम, डेफिनेटली कि जो भी जिनको भी आपने एज अपना गाइड या मेंटोर चुना है, आप उनकी एडवाइसेस जरूर फॉलो करो। एंड पूरे जर्नी के से जो मैंने लर्न किया है वो यही किया है, लिमिटेड रिसोर्सेस अगेन एंड अगेन रिविजन, लिमिटेड रिसोर्सेज अगेन एंड अगेन रिविजन। तो बस इन्हीं पे फोकस करना है और ये करते रहेंगे तो आपको खुद को एक टाइम बाद रियलाइज हो जाएगा कि हाँ, आई थिंक मैं अब उस पोजीशन पे आ गई हूँ कि मैं एग्जाम हॉल में बहुत आराम से सारी चीजें डील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो फॉलो योर मेंटोर और बस कम जितना भी आपके पास मटेरियल है आप उस पर पूरा फेथ रखो कि ये आपको एग्जाम क्लियर करा देगा। एंड उसी को बार बार रिवाइज करो, पीवाईक्यू बार बार लगाओ और फिर मैजिक देखो, सारी चीज अच्छी होगी। आशिता, इसमें मेरा एक और भी बात है कि आपने काफी बार बोला कि मेंटोर की सुनो, मेंटोर की सुनो। सो किस तरीके से आपको ये चीज हेल्प की थी? आप एक दो एग्जांपल हो आपके साथ कि हाँ भाई ऐसा कुछ बोला गया था और आपने ऐसा कुछ किया तो वो आपको हेल्प किया, उसमें कुछ आप बताना चाहो? जैसे मैम, सबसे पहले जो फोमो रहता है ये कि आप सारी यूनिट्स टारगेट करने हैं, तो मैम बार बार हर क्लास के बाद यही बोलती थी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैं रिकॉर्डेड देखती थी पर लाइव के जो बच्चे थे वो क्वेश्चंस पूछ लिया करते थे मैम से कि ये यूनिट बाकी है, ये टॉपिक, ये वाला टॉपिक जो है नहीं हुआ है। तो मैम हमेशा ये कहती थी, अरे जो तुम्हें टॉपिक पढ़ा रहे हैं तुम वो तो अच्छे से करो, और जो टॉपिक तुम्हें करवाए जा रहे हैं वो सफिशिएंट है तुम्हारे लिए एग्जाम क्लियर करने को। तो मैं जो जो भी यूनिट करवा रही हूँ तुम भरोसा रखो मुझ पे कि ये तुम्हारा एग्जाम क्लियर करवा देंगी। ये मैम क्लास में बहुत बार बोलती थी एंड ये मैंने अपने अंदर पूरा इम्बाइब कर लिया था कि मैम अगर कह रही है और मैम ने इतना अच्छा स्कोर किया है तो ये जरूर मेरे साथ भी होगा अगर मैं उनको फॉलो करूंगी तो। फिर कई बार ये भी होता था, जैसे कुछ टॉपिक्स हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैम ने उनको इतना अच्छे से नहीं, दूसरे टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करके करवाया। तो बच्चे बोलते थे कि ये वाले टॉपिक बच गए, इस टॉपिक की क्लास नहीं लगी है। याद है मुझे मैम, शायद टेक्निक, टूल्स एंड टेक्निक्स वाले के कुछ टॉपिक थे, आपने वो सेलेक्टिव टॉपिक्स कराए थे और बोला था कि पूरे टॉपिक्स अगर अपन करने जाएंगे तो दूसरे मेन टॉपिक्स छूट जाएंगे। तो उसमें भी काफी बच्चों को क्वेश्चन रहता था कि ये दूसरे टॉपिक्स नहीं हुए, तो आप हमेशा ये बोलते थे कि जितने मैंने कराए हैं ये सफिशिएंट है तुम्हारी बहुत अच्छे एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। फिर मैम आप क्लास में बार बार पीवाईक्यू पे फोकस करते रहते थे कि पीवाईक्यूज अच्छे से देख के जाने हैं, पीवाईक्यूज अच्छे से करके जाना है, रिविजन अच्छे से करना है। मुझे याद है आप ये टेक्निक बताते थे रिविजन की, आप जब भी नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो तो पुराना जो है आपको पहले पूरा रिवाइज करके जाना है, और एक नया सब्जेक्ट या एक नई यूनिट उठा रहे हो तो पीछे वाली यूनिट को भी रिवाइज करते हुए आना है। तो मैम ये मुझे कहाँ पता था, ये आप ही ने तो बताया तो पता लगा। तो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि मेंटोर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मुझे ये सारी चीजें नहीं पता थी एंड आई थिंक मैं ये चीजें स्टेट पीसीएस में भी अब शायद अप्लाई कर लूँ तो मुझे बेटर रिजल्ट मिलेगा। डेफिनेटली, बिकॉज यही सबसे बड़ी चीज होती है। सिलेक्शन जो होता है वो उन्हीं का होता है जो सिलेक्टेड पढ़ते हैं, उन्हें पता है कि उन्हें कितना पढ़ना है और उसे रिवाइज कैसे करना है। तो इसमें डेफिनेटली मेरा भी जब सिलेक्शन हुआ तो मैंने कहा था मेंटोर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यही चीज यस है। मैम। तो आशिता, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत ज्यादा गाइडेंस मिलेंगी आपके इस इंटरव्यू से। थैंक यू सो मच आशिता फॉर ज्वाइनिंग विद मी इन दिस सेशन एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू एज वेल एज पीएचडी। मुझे उम्मीद है कि आप एक बहुत अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे आगे जाके और स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से गाइड करोगे। विश यू ऑल द थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बेस्ट।